हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल जी। तो जी आपकी कंपनी लॉ की क्लास नंबर 4, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स की। हमने अभी तक लास्ट 3 क्लासेस में इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी और कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में समझा। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि कंपनी की मैनेज कैसे हो रही है, रेजोल्यूशंस कैसे पास हो रहे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कैसे कंपनी की डेमोक्रेसी को मैनेज किया जा रहा है। तो हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी टॉपिक चल रहा है, और उसमें हमने उससे पहले वाली क्लास में सैलोमन का केस भी किया था। तो आज फर्दर आगे मूव करते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी बात समझी उसमें कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से कवर हो गए। हमने इन क्लासेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात की है, तो वो कंपनी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हमने ऑटोमेटिकली कवर कर लिया है, जो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा पहले पढ़ा भी हुआ है, बट शायद इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, और उसको ब्रशअप करने के लिए मुझे ये करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की बात की हमने, ये कर लिया, सैलोमन का केस लिया। अभी ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का भी केस है, और भी डिसाइडेड केस है। आर्टिफिशियल पर्सन को हमने समझा कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, कि कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जो लोगों द्वारा रजिस्टर्ड की गई है, उसके पीछे ह्यूमन बींग्स है, बट कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। बट नेचुरल पर्सन वाले राइट कंपनी को ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मिले हुए हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी की कंसेप्ट भी हमने सैलोमन के केस से बहुत बेटर समझी, कि लॉस हो गए थे तो सैलोमन सारी कंपनी संभाल रहा है तो भी उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया, और उसको एज अ प्रेफरेंशियली उसको, अगर वो क्रेडिटर है तो उसको पैसे भी दिए गए, तो इनडायरेक्टली लिमिटेड लाइबिलिटी का वहां पर भी अटैच हुआ, लिंक बन पाया। परपेचुअल सक्सेशन की कंपनी का कोई एंड नहीं होगा जब तक हम उसको लीगली क्लोज नहीं करेंगे। सारे शेयर होल्डर भी कंपनी के मर जाएं तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो क्या होगा सर, सारे मर गए तो कंपनी कैसे चलेगी, उनके नॉमिनीज आ जाएंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही थी, 10 मेंबर्स टोटल हैं और 10 के 10 बैठे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और 10 की डेथ हो गई। तो बताओ कंपनी का क्या होगा। या एक कंपनी के 5 मेंबर्स थे, प्राइवेट कंपनी थी, पांचों जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो गया, पांचों की डेथ हो गई। तो बताओ क्या होगा। कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट लीगल प्रोसेस। तो जब तक हम आरओसी से उसका वाइंडिंग अप नहीं कराएंगे, लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं होगा, तब तक कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, चलती रहेगी। उनको लीगल हायर आ जाएंगे, और अगर लीगल हायर नहीं आते तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर लेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स में बताया था कि कंपनी और प्रॉपर्टी लोगों की अलग हो जाएगी। जैसे चार्ट बनाए थे मैंने सेपरेट प्रॉपर्टी को, जैसे इस चार्ट में भी हमने समझने की कोशिश की थी कि ये सब शेयर होल्डर हैं। हमने वीजी स्टडी हब लिमिटेड नाम से कंपनी बना ली, तो इन लोगों ने जो पैसा दिया वो सारा बैंक अकाउंट में आएगा, और वो किसके नाम रहेगा, कंपनी के नाम। तो बैंक असेट, बैंक भी तो असेट्स की साइड पर ही जाएगा, तो बैंक कंपनी के नाम होगा। अब उसी पैसे से आप पहले असेट्स खरीदोगे बिजनेस करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, बैंक जिस तरह का बिजनेस नेचर है, ये सब की सब असेट्स भी कंपनी के नाम होंगी। लाइबिलिटीज भी कंपनी की हैं, किसके टूवर्ड्स, शेयर होल्डर के टूवर्ड्स, और अगर लोन है तो लोन बैंक क्रेडिटर के लिए। और फिर हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से ये समझे थे कि अगर हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो क्रेडिटर शेयर होल्डर को डायरेक्टली सू नहीं कर सकता, वो कंपनी को सू करेगा। कंपनी के पास पैसे हैं तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। मेंबर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तो हमारा इन एग्जाम्पल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने 2 क्लासेस में एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिए, बार बार ये मैंने टेबल बनाई, वीजी स्टडी हब, कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इनडायरेक्टली हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो रहे थे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये भी हमने समझा था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर देना क्यों जरूरी है। आज की मेन क्लास मेरी इसी पर रहेगी, और इस पे हमें सबसे पहले ये देखना है शेयर्स या डिबेंचर्स गुड्स कैसे हो गए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको गुड्स कैसे बोल दिया गया। शेयर्स कोई टेंजिबल तो चीज है नहीं, फिर भी इसको गुड्स की कैटेगरी में क्यों लिया, क्या हमने आज तक समझा, और उसको आज में समझने की कोशिश करेंगे हम इस क्लास में आज। नेक्स्ट फिर हमारा पर्पस आ रहा है कैपेसिटी टू सी एंड बी सीयूड। जब कंपनी के नाम असेट सारी है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम होंगे, तो अगर कोई केस भी होगा तो कंपनी के अगेंस्ट होगा, और अगर कंपनी ने किसी के अगेंस्ट केस करना है तो कंपनी के नाम से होगा, शेयर होल्डर के नाम से नहीं होगा। इसको देने का ये रीज़न था कि एक कंपनी में मान लो 1,000 शेयर है, 1 लाख शेयर होल्डर है, अगर कोई पर्सन कंपनी के अगेंस्ट केस करता है तो क्या सारे शेयर होल्डर कोर्ट में जाएंगे, क्या सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा, नहीं, सिर्फ
डायरेक्ट कंपनी को जाएगा, कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। शेयर होल्डर्स को उठाकर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं बनाया जाएगा अनलेस उन्होंने फ्रॉड चीटिंग ना की हो। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट कवर हो गया, सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर से रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, असेट्स, जो भी फ्रेंचाइजीज, जॉइंट वेंचर, सब कंपनी के नाम होंगे। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी को हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिख देंगे, इसको हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के टॉपिक में पढ़ेंगे, वहां पर हम लिमिटेशन ऑफ एक्शन कर देंगे कि हम इससे बाहर कोई काम नहीं कर सकते। जो भी एक कॉमन डॉक्यूमेंट बनेगा, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा। सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट का मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया कि कैसे जनरल मीटिंग हो रही है, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, कैसे वोटिंग हो रही है। तो जो पावर डायरेक्टर्स की हैं वो डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, जो पावर डायरेक्टर्स की नहीं है तो शेयर होल्डर डिसीजंस लेंगे। तो इसमें कोई भी एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट है, मतलब अपनी मर्जी से काम कर रही है। टर्मिनेशन ऑफ इट एग्जिस्टेंस, वाइंडिंग अप प्रोसीजर होगा, जो मैंने अभी परपेचुअल सक्सेशन में भी एग्जांपल लिया। तो हमने इन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया और इनसे केस स्टडीज मोस्टली बन जाती हैं। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी को हमने यहाँ पर सैलोमन का केस डिस्कस कर लिया था। तो पहले एक बार ये ली वर्सेस ली का केस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और केस भी हैं, न्यू होराइजन का केस है, फिर हम आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे। अब ली वर्सेस ली का आपने केस पढ़ा हुआ है, इस केस में क्या था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ये केस देखो, ली ने ही अपनी कंपनी के अगेंस्ट किया। ली पहले एक पायलट था, तो वो सर्विस करता था, जॉब करता था, फॉर्म्ड अ कंपनी, ये कंपनी बनाई उसने, उसमें वो हिमसेल्फ शेयर होल्डर बना प्लस डायरेक्टर बना, हिज वाइफ वो भी शेयर होल्डर, डायरेक्टर और शेयर होल्डर बने। कंट्रोलिंग पार्ट सारा ली के पास था और उसकी वाइफ के पास था। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, हमने एक पहले सेपरेट एंटिटी में डिस्कस किया था कि क्या कोई आदमी अपने ही बिजनेस में मालिक और नौकर हो सकता है। यस, ये यहां से निकल कर आएगा। अब हुआ ये कि जब पायलट था ये, तो इसको जब ये एयर फार्मिंग के कंपनी बनी तो कार्गो प्लेन चलाते थे जिसमें सामान जाता है, एरियल फार्मिंग मतलब ऊपर से स्प्रेस वगैरह होते हैं, गुड्स जाती हैं, तो उन्होंने उसके लिए इस कंपनी में बिजनेस रखा। तो कंपनी का एक प्लेन था, एरोप्लेन था, उस प्लेन को चलाने के लिए क्या चाहिए था, पायलट चाहिए था। तो ली यहां पर पायलट बन गया कि मेरी कंपनी है, मैं ही प्लेन चलाता हूं। कुछ टाइम बाद ली डाइड, आफ्टर सम टाइम प्लेन crashed एंड ली डाइड, ली की डेथ हो गई। तो वो एज अ शेयर होल्डर, शेयर उसके वाइफ के पास चले जाएंगे, डायरेक्टर में उसकी पोजीशन की जगह किसी और को ले आएंगे। तो ली की वाइफ ने क्लेम किया कंपनसेशन एज
एम्प्लॉय, जो कंपनी की तरफ से अगर एम्प्लॉय की ऑन जॉब डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन मिलता है, तो उसने फ्रॉम कंपनी, ये केस था। अब जब कंपनसेशन मांगा तो झगड़ा ये खड़ा हो गया कि भाई तुम ही तो मालिक हो, तुम ही प्लेन चला रहे थे, तुमने ही एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हारे ही कंट्रोलिंग पार्ट था, तो कंपनी अब तुम्हें कैसे कंपनसेशन दे। कोर्ट में केस गया, तो अल्टीमेटली डिसाइड क्या हुआ कि जी कंपनी और कंपनी के मालिक सेपरेट हैं, और मालिक अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बदले कंपनी से पैसा लेगा। तो जैसे वो डायरेक्टर था तो एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकता था, उसको सैलरी भी मिल सकती थी, मिलती होगी, तो उसके साथ वो कंपनसेशन के लिए भी लायबल होगा। हम उसको इसलिए मना नहीं कर सकते कि वो कंपनी का मालिक है, क्योंकि कंपनी अब मालिक है, वो मालिक नहीं है, वो कंपनी का मेंबर है। मालिक वाले राइट तो सारे कंपनी के पास चले गए और हमने उनको सेपरेट एंटिटी कर दिया। तो इन दोनों को जब अलग किया गया तो ली को कंपनसेशन के लिए राइट मिल गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद अब आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी के टॉपिक पर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये क्या है? ट्रांसफर क्यों दिया गया वर्ड? जैसे आपने पार्टनरशिप में देखा होगा कि पार्टनर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और अगर एक पार्टनर निकलता है तो दोबारा से डीड बनती है, डिसॉल्व होती है, नई पार्टनरशिप क्रिएट होती है, दोबारा से उसका एलोकेशन होता है, या तो नया पार्टनर आएगा या बाकी पार्टनर अपने पास से उसको पैसे देंगे, तो ये पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्लॉज डाल दी गई, जिसमें आप सुनते हो कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर मतलब एक आदमी अपना हिस्सा किसी और को दे सकता है, ये रेस्ट्रिक्टेड होती है। और पब्लिक कंपनी में फ्री होती है। कि अब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब मेंबर नीड टू इन्फॉर्म एंड टेक कंसेंट ऑफ बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या मेंबर्स ऑफ कंपनी, वो जो उन्होंने एओए में डाल रखा था। अब ऐसा क्यों किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाता है? हम जब प्राइवेट कंपनी का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप अभी देखो फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में लिमिट ऑन मेंबर्स होती है, कितनी होती है याद करो, मैक्सिमम क्या है 200। तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप हमसे पूछे बिना शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे। उसका रीजन है कि एक एबीसी लिमिटेड है, उसके 200 मेंबर्स हैं, इसमें से एक मिस्टर ए होल्ड्स 100 शेयर्स और वो बेच देते हैं, सोल्ड या ट्रांसफर 50 शेयर्स टू मिस्टर बी, और ये क्या है, नॉन मेंबर, आउटसाइडर है। अब कंपनी में मेंबर्स आफ्टर ट्रांसफर कितने होंगे? 200 में मिस्टर ए ने सिर्फ अपने शेयर 50 बेचे हैं, 100 शेयर हैं, तो वो 50 के तो मालिक रहेंगे। अब प्लस मिस्टर बी और ऐड हो गए, तो ये 201 हो गए। सारी कंपनी अपने आर्टिकल में लिखी हुई कंडीशन से वायलेशन में आ जाएगी। तो एक कारण ये होता है सबसे पहले कि भाई आप हमसे पूछे नहीं बेचोगे। दूसरा, प्राइवेट कंपनी का मतलब है क्लोजली निट बिजनेस है, हम जो भी मेंबर बनाएंगे अपनी मर्जी से बनाएंगे, कोई भी अपने आप ना आ जाए। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे घर में प्राइवेट फंक्शन है तो हम उसी को इनवाइट करते हैं जिसको हम जानते हैं
और वो आएगा, जानने वाले भी सारे अपने आप नहीं आ सकते जब तक हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी अपनी कंडीशन डाल देती है कि हमारी कंपनी में जो भी मेंबर बनेगा हमारी मर्जी से बनेगा, हम जिसको इनवाइट करेंगे और जो जाएगा वो भी हमें बता के जाएगा, ताकि हम अननोन लोगों से काम नहीं करेंगे। क्लोजली निट है प्राइवेट, अब कहते हैं ना प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट बिजनेस है, तो हम प्राइवेसी अपने पास रखना चाहते हैं। और जैसे ही आपका प्राइवेट फंक्शन है, तो आपके मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, तो ऑब्वियसली वही तो आएगा जिसको आपने इनवाइट किया है। अब मिस्टर ए बिना पूछे मिस्टर बी को इनवाइट कर लें और कंपनी में ऐड कर दें, क्या ये ठीक होना चाहिए? और इससे क्या होगा कंपनी में इम्पैक्ट? 200 शेयर होल्डर तो पहले ही थे, तो मिस्टर ए या तो सारे अपने बेच देते, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके दो सिचुएशंस आ जाती हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एबीसी लिमिटेड 200 मेंबर्स है, यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल शेयर होल्डर्स या मेंबर्स 200 है। अब यहां पर केस 1, मिस्टर ए holds 100 shares, sold 100 to Mr. B, और वो कौन है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। तो आफ्टर ट्रांसफर टोटल शेयर होल्डर अब कितने हो गए कंपनी में? 200 में से मिस्टर ए ने होल्ड्स 100 शेयर और सारे के सारे बेच दिए, 100% शेयर बेच दिए, तो यहाँ पर माइनस मिस्टर ए हो जाएंगे। और मिस्टर बी ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, तो उनके पास सिर्फ शेयर भर जाएंगे, तो शेयर होल्डर अब रह जाएंगे 199। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। और वो भी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि मैं बी को शेयर दे रहा हूं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर बी ने जो पहले शेयर ले रखे थे उन्होंने अंदर ले लिए, तो घर की बात घर में ही रह गई, अंदर हमने आपस में ही शेयर ट्रांसफर कर लिए। इस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आपस में आप कर लो और इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो अभी परमिशन की बात छोड़ देते हैं। फिर अब सेकंड केस, मिस्टर ए सोल्ड 50%, 50 शेयर्स टू मिस्टर बी, और वो कौन है? आउटसाइडर, नॉन मेंबर है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ? उन्होंने पहली बात तो बिना पूछे बेच दिए। अब टोटल मेंबर्स या शेयर होल्डर्स क्या हुए? 200 में मिस्टर ए की शेयर होल्डिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 टू 50, तो ए तो यहां पर रहेंगे ही रहेंगे, लेस नहीं होंगे, प्लस बी ऐड हो गए विथ 50 शेयर, और अब कितने शेयर होल्डर हो गए? 200 शेयर। सारी कंपनी डिफॉल्ट में आ जाएगी एक हरकत की, बी की गलती के कारण। तो अगर बी ने एक शेयर भी, अगर ए की गलती के कारण, और अगर एक ने एक शेयर भी बेच दिया ना, तो सारी कंपनी इस पे फंस जाएगी। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंडीशन लगा देती है कि मेरे शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी पूछे बिना नहीं बेचेगा। रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है, ध्यान रखना। आप अपना हिस्सा बेचने से तो मना कर ही नहीं सकते भाई। ऐसे अगर हम कह दें कि जी कोई जा ही नहीं पाएगा, कंपनी में परपेचुअल रहना पड़ेगा जब तक कंपनी बंद नहीं होती, तो क्या कोई शेयर होल्डर पैसा लगाएगा? कोई भी किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहेगा? तो ऐसे केस में हम ट्रांसफरेबिलिटी अलाउ करते हैं, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप हमसे पूछे बिना नहीं बेचोगे। वो हम आर्टिकल्स में लिख देते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछोगे आप, या बाकी मेंबर से पूछोगे, जो भी हम रूल बनाएंगे, और पूछे बिना कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाएगा। ये कारण है रिस्ट्रिक्शन डालने का। और कभी भी प्रोहिबिशन नहीं हो सकता, अगर प्रोहिबिशन हो गया तो इट इज वॉइड, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप ट्रांसफरेबिलिटी पर रोक तो लगा ही नहीं सकते, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो कि अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। बट अगर आपने प्रोहिबिट कर दिया तो ऐसे तो शेयर होल्डर जिंदगी भर के लिए फंस गया, जिसका पैसा है, तो वो तो बिजनेस की दुनिया चल ही नहीं पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। और पब्लिक कंपनी का मतलब है फ्री, मीन्स नो नीड टू
इन्फॉर्म कंपनी। अब जो रिलायंस जैसी कंपनी है, 35 लाख शेयर होल्डर है, रोज लाखों शेयरों में डीलिंग हो रही है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी ने तो अपने आप को डिक्लेयर ही क्या कर दिया कि मैं पब्लिक हूँ, तो एक तरह का भंडारा लगा दिया ना पब्लिक। कोई भी आ जाओ, कोई भी चले जाओ, जब मर्जी बेच दो, जब मर्जी खरीद लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हमने पब्लिक कंपनी बनाई। अब बात आई कि ये ट्रांसफरेबिलिटी फीचर है और शेयर्स को गुड्स कैसे बनाया गया और ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है। और अभी आपने यहाँ तक अभी तक ये समझा कि ट्रांसफरेबिलिटी हम क्यों देते हैं, हमारा पर्पस क्या है ट्रांसफरेबिलिटी देने का। तो पहला पर्पस ट्रांसफरेबिलिटी देने का क्या नजर आया जी हमें, कि कोई भी शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच सके। सेकंड, ट्रांसफरेबिलिटी के बाद बात आती है कि प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है, उसका मैंने रीज़न बताया कि 200 मेंबर होते हैं, हमारा प्राइवेटली क्लोज निट बिजनेस था, कोई भी नया बंदा हमारी मर्जी के बिना नहीं आएगा और हमारे से भी कोई अलग होगा तो हमसे पूछ कर होगा, तो वो इन्फॉर्म करना होगा, बट बैन या रोक नहीं लगा सकती। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो वॉइड हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करेंगे। आरओसी ऐसी कंडीशन में कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं देंगे, और अगर कंपनी बाद में भी चेंज करती है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आप शेयर होल्डर को जिंदगी भर के लिए बांध नहीं सकते। अब देखो ट्रांसफरेबिलिटी होती कैसे होगी। देखो अब ये एक एबीसी लिमिटेड है, इसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 100 शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं। शेयर होल्डर और मेंबर में क्या फ़र्क होता है, जिसके पास शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर तो है ही है, बट मेंबर में उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आना भी जरूरी है। तो अगर मैं आपको अपने शेयर्स आपको दे दूं तो आप शेयर के होल्डर तो बन गए, बट जब तक आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं एंटर होता तब तक आप मेंबर नहीं बनोगे। तो दोनों टर्म सेम है, बट फर्क यह है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो मेंबर नहीं कहलाया जाएगा और उसको पूरे राइट कंपनी के नहीं मिलेंगे। तो मैं शेयर होल्डर या मेंबर बोलता हूँ। अभी एक ही बात समझो, जब मेंबरशिप का चैप्टर आएगा पूरा डिटेल में समझेंगे हम। अब यहाँ पर इन्होंने पैसा दिया हुआ है सबने, और इन्होंने ये पूल कर दिया इस पैसे को कैपिटल में। इस कैपिटल है सपोज 10 करोड़, और मिस्टर ए ने 1 करोड़ दिया, इन्होंने 2 करोड़ दिया, इन्होंने 1 करोड़ दिया, इन्होंने 10 लाख दिया, इन्होंने 1 लाख, इन्होंने 10,000, इन्होंने 1,000, ऐसे करते करते इन्होंने 10 करोड़ रुपीस कंपनी में डाल दिए। अब कंपनी ने इनसे पैसा तो ले लिया, बट उसके बदले उनको कुछ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो एक सर्टिफिकेट होगा जिसको हम शेयर्स बोलते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट के हिसाब से, कि हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, कि हमने उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कंपनी ने इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया, उसने कहा ₹10 फेस वैल्यू है ऑफ ईच शेयर, हर शेयर की 10 वैल्यू है। तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी में कितने हो गए, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1 करोड़ शेयर्स हो गए। और इसी की अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट की जा रही है। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि हमने उनको पैसे के बदले वापस जो दिए, हमने शेयर्स दिए, शेयर्स दिए, तो अलॉटमेंट हमने उसको क्या की, अलॉटमेंट शेयर्स की कर दी हमने। तो जिसने जितने पैसे दिए थे उसके बदले हमने उनको शेयर्स दे दिए। तो अगर इन्होंने 1 करोड़ दिए थे तो इनको कंपनी ने क्या दिया होगा, 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10। इनको क्या दिए होंगे, 20 लाख शेयर्स। इनको कितने मिल गए, 10 लाख शेयर्स। इनको कितने मिल गए, 1 लाख। इनको 10,000, ऐसे सबको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। उसका रीज़न होता है कि हमने इसको जब ये बेचने जाएंगे, अगर यहाँ पर मिस्टर ए विश टू सेल हिज शेयर, वो अगर बेचना चाहते हैं अपना हिस्सा, तो वो क्या बेचने जाएंगे, उन्होंने
कंट्रीब्यूट कितना किया था, ₹1 करोड़। अब अगर वो शेयर सेल करेंगे तो क्या ₹1 करोड़ की ऑफर देंगे कि 1 करोड़ का हिस्सा ले लो। अब एक्चुअल में वो हिस्सा है कहाँ, वो 1 करोड़ की हिस्सेदारी कंपनी में है। तो अब वो 1 करोड़ रुपए हिस्सा कहाँ है, वो तो कंपनी की एसेट्स में चला गया ना पैसा। अब कंपनी की एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो अपने हिस्से को बढ़ाकर बेचेंगे, कम हो गई तो कम करके बेचेंगे, तो कंपनी की वैल्यूएशन उसके हिसाब से हो रही है। तो मैं अभी उस पर भी आता हूँ पॉइंट पर, पहले अभी आप ये समझना कि इन्होंने सेल करने के लिए 1 करोड़ की ऑफर दी, तो क्या पैसे, और यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं तो कोई एक बायर भी होगा, मिस्टर ए। अब बायर क्या 1 करोड़ का हिस्सा खरीदेंगे तो पैसे से पैसे की डीलिंग तो नहीं हो सकती ना। कभी भी अगर बायर पैसे दे रहा है तो सेलर उसको बदले में गुड्स या सर्विसेज देता है। अब मिस्टर ए 1 करोड़ का हिस्सा बेच रहे हैं तो उनको, उनके पास यूनिट्स हैं, हमने कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यूनिट्स उनके पास क्या है, 10 लाख शेयर्स। वो इसकी ऑफर देंगे क्योंकि पैसे की बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। इसको एक और एग्जांपल से समझना, देखो अब मैं इसको शॉर्ट में कर दूंगा। एबीसी लिमिटेड, उनकी कैपिटल 10 करोड़, ₹10 करोड़ है। तो कंपनी मेमोरेंडम में उसको पहले से ही डिवाइड कर देती है शेयर्स में। ये तो हुई मनी की फॉर्म में, वो इसको कन्वर्ट करती है इनटू शेयर्स। हमने इसको क्या बोल दिया, यूनिट, यूनिट में कर दिया। तो कन्वर्ट किससे होगा, विथ फेस वैल्यू। तो अब अगर ₹10 करोड़ है और हम ₹10 फेस वैल्यू से पर शेयर से करेंगे तो ये 1 करोड़ शेयर्स आ जाएंगे। अब जब ये एबीसी लिमिटेड, अब ध्यान से समझना, अपनी इशू ऑफ कैपिटल करेगी तो ऑफर आएगा टू सब्सक्राइब। किसको आएगा, कोई एक पर्सन होगा, कोई कंपनी होगी। अब वो जब ऑफर देगी, इशू ऑफ कैपिटल करेगी, तो ऑफर में कंपनी यहां पर क्या है, कंपनी इज सेलर। तो वो सेल करेगी तो क्या करेगी, मेरी 10 करोड़ में आप सब्सक्रिप्शन दो। तो ये लोग यहां पर थे, इन लोगों ने इसमें सब्सक्राइब किया। ये ए थे, इन्होंने कहा मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं। ये बी थे, इन्होंने कहा मैं ₹2 करोड़ देता हूं। इन्होंने कहा मैं ₹1 करोड़ देता हूं। और अब देखना ये लोग यहां पर क्या कहलाए जाएंगे, बायर्स, और कंपनी यहां पर क्या हो गई, सेलर। तो सब्सक्राइबर बायर है और बायर हमेशा पैसा देता है। तो अब ए बी सी ने तो पैसा दे दिया कंपनी को। अब इस पैसे के बदले ये 10 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ गए। ये कंपनी सेलर थी तो कंपनी के इशू ऑफ कैपिटल की तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, ₹10 करोड़। अब ये जो फंड्स आ गए तो कंपनी के पास ये तो पैसा आया, कंपनी वापस इनको क्या देगी इस पैसे के बदले, तो भाई कुछ गुड्स देनी पड़ेंगी ना, कंपनी सर्विस प्रोवाइड तो नहीं कर रही। अब अगर कंपनी ने पैसा लिया है हिस्सेदारी का, तो हिस्सेदारी के बदले उनको कोई ऑनरशिप प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो कंपनी को उसको गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो गुड्स क्या कहलाई गई, शेयर्स। तो जिसने जितनी कैपिटल दी थी उसको ₹10 से डिवाइड करके वो गुड्स शेयर्स दे देगी 1 करोड़, जिसने जितने सब्सक्राइब किए थे। तो अब ये लोग भी बायर ये 1 करोड़ तो रुपए देंगे, बट सब्सक्राइब एक्चुअल में क्या करेंगे, ये शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे। अब कंपनी भी क्या करेगी, अब यहां पर ये एबीसी लिमिटेड पहले अपनी कैपिटल को ₹10 करोड़ को कन्वर्ट करेगी शेयर्स में। उसने ₹10
पर शेयर से हमने एक यूनिट प्राइस बना दिया कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, अब जो जितने अप्लाई करेगा हम उसके हिसाब से देंगे। तो उसने ₹10 करोड़ को ₹10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 करोड़ शेयर्स आ गए। अब कंपनी यहां पर जब ऑफर देगी टू सब्सक्राइब कैपिटल, तो वो ये बोलेगी इशू ऑफ 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10 और एग्रीगेटिंग कितना पैसा लेने जा रही है, ₹10 करोड़। ये ऑफर में लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में या प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में। प्राइवेट प्लेसमेंट से होगी, प्राइवेटली होगी, या फिर प्रोस्पेक्टस में होगा। कंपनी कभी भी ये नहीं कहती कि ये 10 करोड़ ले लो, कंपनी ऑलवेज क्या बोलेगी, 1 करोड़ की ऑफर देगी। अब यहां पर लोग ये ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहां पर मान लो ए है ये, अब ए यहां पर सब्सक्राइब करेंगे। सपोज इन्होंने कहा मुझे 1 लाख शेयर्स दे दो एट द रेट 10, तो इन्होंने कितने दे दिए, 10 लाख रुपए। ये बी हैं, इन्होंने बोला कि मुझे 10 लाख शेयर्स दे दो एट द रेट 10, तो इन्होंने कितने पैसे दिए उसके बदले, 1 करोड़ रुपए। ये ऑफर है, ये ऑफर की एक्सेप्टेंस है, ये क्रॉस ऑफर का एक कंफर्मेशन है, और जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा। अब ऐसे ही सी ने यहां पर कहा कि मुझे 20 लाख शेयर्स दे दो, तो उन्होंने कितने अप्लाई किए शेयर, 2 करोड़। इन्होंने कहा मुझे 1000 शेयर्स दे दो एट द रेट 10, तो इन्होंने पैसा कितना दिया, 10,000। इस तरह से सबने सब्सक्रिप्शन की। तो अब यहां पर कंपनी क्या बनी, सेलर, और ये कौन बने, बायर्स। ये सारे बायर्स आए। अब कंपनी इसको फाइनली वापस क्या देने वाली है, इसमें से इनको अलॉटमेंट करेगी। ओवर सब्सक्राइब हो गया, ज्यादा डिमांड आ गई, अगर पब्लिक इशू था तो अलॉटमेंट होगी, तो सबको शेयर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें गुड्स बनाना पड़ा, क्योंकि ना तो कंपनी कैपिटल बेच सकती है, ना हम कैपिटल खरीद सकते हैं। तो 10 करोड़ की डीलिंग नहीं हो रही यहाँ पर डीलिंग हो रही है 1 करोड़ शेयर की ऑफर है, ना कि 10 करोड़ की। वो 10 करोड़ लेने जा रही है, बट उसके बदले उसको देनी पड़ेगी। ये तो हुआ एक पर्पस कि कंपनी ने इसको यूनिट में किया क्योंकि उसको शेयर्स बेचने थे। अब जब ये शेयर होल्डर बन गए, इनको शेयर बेचने होंगे तो क्या करेंगे, ये क्या डिसाइड करेंगे फिर, ये अब ऑफर देंगे, ये वहां पर सेलर बन जाएंगे। अब देखना आगे, देखो ABCDEFGH, ये 100 शेयर होल्डर का हमने एग्जांपल लिया था। ये ABC लिमिटेड को इन्होंने पैसे दे दिए 1 करोड़, और इनको वापस क्या मिल गए, 10 लाख शेयर्स। कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स थे एट द रेट 10। तो ऐसे ही बी ने 2 करोड़ दिया, इन्होंने 1 करोड़ दिया, इन्होंने 10 लाख दिया, इन्होंने 1 लाख दिया, और कंपनी ने इन सबको वापस क्या लौटा दिए, शेयर्स। यहां तक हमें बात समझ आई। अब इसमें जो ₹10 करोड़ इकट्ठा हुआ, कंपनी ने इससे क्या खरीदी, असेट्स। सबसे पहले बैंक में पैसा गया, असेट्स खरीदी गई, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कर दी 10 करोड़ की। तो कंपनी ने एक कॉलम जब बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी, और एक कॉलम असेट्स का बनेगा। सपोज ये 2020 की बैलेंस शीट है, यहां पर उसने पेड अप कैपिटल लिखेगी, यहां पर इशूड सब्सक्राइब्ड सारा लिखेगी। अब 10 करोड़ कैपिटल आ गई। अब इस 10 करोड़ में से कंपनी ने मान लो लैंड एंड बिल्डिंग ले ली 4 करोड़ की,
प्लांट एंड मशीनरी लगा लिया 3 करोड़ का, फर्नीचर एंड फिक्चर हो गए 1 करोड़ का, स्टॉक हो गया 1 करोड़ का रॉ मटेरियल का, और बैंक में और कैश यहाँ पर दोनों 1 करोड़ रख लिया। ये कंपनी की 10 करोड़ हो गया और यहाँ पर भी 10 करोड़ हो गया, और सबके पास एट द रेट 10 पर शेयर के हिसाब से शेयर्स हैं हम। अब देखो ये बात थी 2020 की। अब 2022 में फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट बढ़ जाती है। बैलेंस शीट किससे बढ़ेगी? पेड अप तो रही 10 करोड़, यहाँ पर लायबिलिटीज और असेट्स, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस आ गए 2 करोड़। तो ऐसे ही यहाँ असेट साइड भी 12 करोड़ हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 करोड़ हो जाएगा। बैंक में पैसा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी वो असेट्स होंगी। अब ये पैसा शेयर होल्डर का है, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई इतनी। अब यहाँ पर मिस्टर ए विश टू सेल, अब वो क्या बेचेंगे? अपना हिस्सा ही तो बेचेंगे ना। सेल हिज शेयर। अब वो किस बेस पर बेचेंगे? मिस्टर ए अब यहां पर क्या बन जाएंगे? सेलर, और एक कौन होंगे? बायर। ये है मिस्टर बी। इन दोनों के बीच में डील होगी। अब अब किस रेट पर बेचेंगे? मिस्टर ए कहेंगे कि मैं 1 करोड़ शेयर्स बेच रहा हूं ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एट, ये तो फेस वैल्यू है, मैं आपसे 12 रुपए मांगता हूं, 10 के 12। वो 10 के 12 क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने खरीदा कितने का था शेयर? 10 का। वो 12 क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि 20% कंपनी की वैल्यू बढ़ चुकी है। वो 12 के 13 भी मांग सकते हैं, 11 भी मांग सकते हैं, इसमें कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी, वो फ्री भी दे सकते हैं किसी भी तरीके से। बट वो जब ट्रांसफर करेंगे तो वो शेयर ही ट्रांसफर करेंगे जो उनके पास किस फॉर्म में थे, ये गुड्स की फॉर्म में होंगे, तभी तो बेचेंगे और तभी तो उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी। और शेयर की वैल्यू किस हिसाब से निकलेगी? कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से। तो अगर मैं कहूं कि एक एबीसी लिमिटेड जो ये थी 2020 में, 2021 में, 2022 में, मैं 3 सालों का ले रहा हूं। अब यहां पर मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये जो सारे शेयर होल्डर हैं, ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ये सब यहां पर क्या कर रहे हैं? इनके पास शेयर्स हैं, इनके पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, इनके पास 2 करोड़ शेयर्स हैं एट द रेट 10, एट द रेट 10, इनके पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, इनके पास 1 लाख हैं, इनके पास 10,000 है, इनके पास 1,000 है, इनके पास 500 है, इनके पास 100 है, इनके पास 1 लाख है। सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब कंपनी की वैल्यूएशन 2020 की बैलेंस शीट P&L के हिसाब से हुई, तो वो तो थी ₹10 करोड़ ही, यहाँ पर हो गई ₹11 करोड़, यहाँ पर हो गई ₹12 करोड़। अर्निंग पर शेयर, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पी वैल्यू में अभी उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको बहुत बेसिक सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये आता है कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस कौन डिसाइड करता है, कैसे शेयर्स की वैल्यूशन होती है। तो कंपनी की वैल्यूशन निकलती है। तो हमने कहा जी हमने कंपनी स्टार्ट की थी 10 करोड़ की, 21 में 11 की हो गई, ये 12 की हो गई। अब यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर, अब कोई भी शेयर होल्डर, एनी शेयर होल्डर कैन सेल, और पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली, प्राइवेट है तो कंपनी से अप्रूवल लेगा, सेल करेगा अपनी शेयर होल्डिंग। और वो शेयर होल्डिंग क्या है? उसकी कंपनी की एसेट्स में हिस्सा। तो जो नेट वैल्यू निकली एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो कंपनी की वैल्यूएशन निकल रही है, वो उसी के हिसाब से बेचेगा। तो सेल हिज शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पर अगर वो 2021 में बोलेगा तो अराउंड 11, यहाँ पर बेचेगा तो अराउंड 12, यहाँ पर बेचेगा तो अराउंड 10, और मान लो 2023 में लॉसेस हो गए, ये वैल्यू कंपनी की 9 करोड़ रह गई, यहाँ पर लॉसेस थे, तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा?
एक्सपेक्टेड रेट क्या रह जाएगा, एट द रेट ₹9। तो ये बिल्कुल रॉ मटेरियल समझा रहा हूँ मैं, रॉ फॉर्म में। ये मतलब बहुत सारी वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, अभी आप उस पर नहीं जाना, मैं आपको एक सिंपल बुद्धि की बात समझा रहा हूँ। आज आप ये समझ रहे हो कि शेयर्स को गुड्स क्यों बनाया गया, ताकि उनकी बाइंग सेलिंग हो पाए। कंपनी सेल करे तो एज अ शेयर गुड सेल करेगी, बाय करे तो एज अ शेयर बायर सब्सक्राइब करेगा, और उसके बाद ट्रांसफर होगी तो भी गुड्स की सेलिंग होगी। तो अब यहाँ पर शेयर जो होल्डर है वो क्या कहलाया जाएगा, सेलर या ट्रांसफरर। और एक कौन होगा, बायर। वो बायर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई अपना हिस्सा बढ़ा ले, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं। बट सेलर ऑलवेज कौन होगा, शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर मीन्स प्लस मेंबर, उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होगा। अब वो बायर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। ये क्या कहलाया गया जी यहाँ पर, ट्रांसफरी। यहां तक बात क्लियर हुई, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। अब सेलर जो है ये ऑफर देगा टू सेल, और ये भी ऑफर क्या देगा, टू बाय। अब यहां पर मिस्टर ए ने कहा 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट, अब वो रेट जो होगा, और ये भी बोलेंगे 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट। सपोज इन्होंने कहा कि 12.5 और इन्होंने कहा एट द रेट 12, तो दोनों के रेट में फर्क आ सकता है, क्योंकि बायर हमेशा कम रेट पर मांगेगा, सेलर हमेशा ज्यादा रेट पर मांगेगा। अब ये म्यूचुअली डिसाइड होगा, ये यहां पर 11 का बेच दें, यहां पर फ्री में दे दें, इसमें कंपनी इंटरफेयर नहीं करती। और अगर ये दोनों डिसाइड करेंगे, जो भी रेट होगा म्यूचुअली एग्रीड होगा, कंपनी इनको पैसा नहीं देगी। कंपनी ने तो शेयर परपेचुअल इशू किए हैं, कंपनी बंद होने से पहले तो शेयर होल्डर को पैसा मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर तो सिंपल ये ट्रांसफरी पैसा देगा, मिस्टर ए के नाम पर आ जाएगा, कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी मिस्टर ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट करेगी, मिस्टर बी का नाम ऐड हो जाएगा, और जिस दिन ये सारा काम ट्रांसफर का होगा उस दिन के बाद से शेयर होल्डर मिस्टर बी बन जाएंगे। अब शेयर होल्डिंग राइट उनके पास आ जाएंगे। अब उसके बाद बी को जब बेचने होंगे वो फ्रीली किसी को भी बेच सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी बेच सकते हैं और किसी न्यू पर्सन को भी बेच सकते हैं। और जब भी वो बेचेंगे कंपनी को इंटीमेट करेंगे। सेक्शन 56 से 59 तक हमने ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा ट्रांसफर। ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब कोई शेयर होल्डर मर गया तो क्या होगा, तो उसके लीगल हायर को नॉमिनी को जाएंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। और अगर जिंदा उसने बेच दिए तो वो ट्रांसफर है, चाहे गिफ्ट दे दे तो भी ट्रांसफर होगा। बट मरने के बाद गए, बाय विल आए हैं या इनहेरिटेंस से आए हैं, उसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी देना बहुत जरूरी है और हर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाखों शेयर होल्डर लेकर बैठी हैं, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उन शेयर होल्डर को प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी उसको बाय सेल कर सकते हैं। अब ये शेयर बाय सेल कहाँ होते होंगे, अब ये देखना। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के हमने लिखा था रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और इसके फ्रीली ट्रांसफरेबल। इतना हम समझे, फ्रीली ट्रांसफरेबल और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर। अब प्राइवेट कंपनी के जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये गिफ्ट भी हो सकता है और कंसीडरेशन भी हो सकती है। गिफ्ट ऑलवेज विदाउट कंसीडरेशन होगा, और इस कंसीडरेशन को किस बेस पे लिया जाएगा, म्यूचुअली एग्रीड
बाय बिटवीन बायर एंड सेलर कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। किस बेस पे? ऑन बेसिस ऑफ करंट वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। यहां तक बात समझ आई? क्योंकि ये तो म्यूचुअली होगा, बायर सेलर आमने सामने होंगे। अब आई पब्लिक कंपनी की बात। पब्लिक कंपनी दो तरह की हो जाती हैं, अनलिस्टेड और लिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी वो होती है which has not invited public, issued and allotted shares privately। तो वो अनलिस्टेड कंपनी होगी। इस केस में लिस्टिंग एट स्टॉक एक्सचेंज नॉट कंपल्सरी। अब ये लिस्टिंग क्या होती है जी? लिस्टिंग का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में अलाउ कर देती है कि कोई भी बाय सेल कर सके। देखो, अगर आपने किसी कंपनी के गुड्स लेने हैं, अगर कंपनी कहे कि जी आपको हमारे ऑफिस आकर ही लेना पड़ेगा, हमारी गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, तो बायर को वहां जाना पड़ेगा। और अगर ये बोल दिया जाए कि हमारी गुड्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो वो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी हो गई ना, कोई भी खरीद रहा है, कोई भी बेच रहा है, कंपनी बनाकर माल दिए जा रही है। तो यहां पर लिस्टेड कंपनी का उल्टा हो जाएगा, विच इनवाइटेड पब्लिक इशूड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का पूरा चैप्टर है, सेक्शन 23 से लेकर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रोस्पेक्टस का ही है। तो ये क्या, प्रोस्पेक्टस क्या हो जाता है? पब्लिकली, ये पब्लिकली हो जाएगा। और लिस्टिंग कंपल्सरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब है कंपनी के शेयर अवेलेबल हैं अब स्टॉक एक्सचेंज पर, आपको कंपनी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस केस में बाइंग सेलिंग कैसे होगी बताओ मुझे? अनलिस्टेड में तो सेम प्राइवेट कंपनी की तरह, यहां पर मैं अनलिस्टेड लिख देता हूं और यहां पर लिस्टेड लिख देता हूं। इसके बाय सेल या ट्रांसफर कैसे होंगे? वही पहला गिफ्ट से हो सकता है और यहां पर भी गिफ्ट से हो सकता है। दूसरा कंसीडरेशन और यहां पर भी कंसीडरेशन, या इनहेरिटेंस हो सकती है। तो यहां पर सॉरी मैं उल्टा लिख गया, इसको ट्रांसफर को मैं, चलो कोई बात नहीं, आप इतना समझ जाओगे। यहां पर समझ आई, दो तरह से हो सकता है। फिर आगे आओ, वैल्यूएशन कैसे होगी? तो ये म्यूचुअली, जैसे हमने प्राइवेट कंपनी के केस में देखा था, बिटवीन बायर एंड सेलर, दोनों के बीच में होगी। यहां पर क्या होगा? डीलिंग होगी एट स्टॉक एक्सचेंज। अब लिस्टेड कंपनी है तो बायर एंड सेलर कैन गो एट स्टॉक एक्सचेंज। अब जिस दिन मार्केट ओपन होगी मैं उस दिन आपको बाइंग सेलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे बाइंग सेलिंग होती है। तो बायर और सेलर कैन गो एट स्टॉक एक्सचेंज, और वहां पर बायर सेलर इनोनिमस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है, सेलर सामने नहीं आ रहा, बायर सामने नहीं है, वो अपनी बिड कर रहा है, सेलर अपनी बिड कर रहा है। तो इस टेक्निकल पॉइंट को हम एक लाइव क्लास में अलग से समझाऊंगा मैं।
अभी आपने क्या समझा कि अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? पहली बात तो प्राइवेट कंपनी, मैं आपको यहां पर लिख दूं ऑलवेज अनलिस्टेड है, इसके स्टॉक एक्सचेंज पर डील नहीं हो सकते शेयर। और अगर आप याद करो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कि प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन लगाती है, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और सिट सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स। तो ये पब्लिकली नहीं बुला सकती, तो पब्लिकली जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता तो वो कंपनी ऑलवेज अनलिस्टेड होगी। और पब्लिक कंपनी मे बी लिस्टेड और मे बी अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है तो मतलब जिसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया उसने प्राइवेटली शेयर इशू किए, और पब्लिक कंपनी है जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। द मोमेंट प्रोस्पेक्टस इशू हो गया आपको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कंपलसरी हो जाएगी, प्राइवेट में लिस्टिंग कंपलसरी नहीं होगी। अब अनलिस्टेड कंपनी है मतलब जिसके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर डील नहीं हो रहे, तो बायर सेलर कहाँ जाएंगे? आपस में मिलकर बाय सेल करेंगे। और पब्लिक कंपनी के कहाँ होंगे? डीलिंग है, आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ, बाइंग सेलिंग करो। और कंपनी क्या कर रही है? सिर्फ जिस शेयर होल्डर ने अपने शेयर सेल किए, ट्रांसफर किए, उसका नाम हटा देगी और नए पर्सन का नाम एंटर कर देगी। अब आप समझ रहे हो ट्रांसफरेबिलिटी फीचर कितना बड़ा यूनिक है कंपनी में। बट अगर यही पब्लिक पार्टनरशिप में होता, क्या ऐसा पॉसिबल था? पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के पास जाना पड़ेगा जो पार्टनर जाना चाहता है। पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसका हिस्सा हम खरीद लें या किसी और को, नए पार्टनर को ऐड करो। पार्टनरशिप बड़ी क्लोजली निट होती है। अब आप उन इस तरह से किसी को भी ऐड करोगे तो अरे गरे को तो ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, फिर पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा से नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, एक तरह से नया स्ट्रक्चर होगा सारा। बट कंपनी परपेचुअल है और कंपनी के केस में शेयर होल्डर के आने जाने पे फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग इज कि आपको सिर्फ प्राइवेट कंपनी है तो बताकर करना है, पब्लिक कंपनी में बताने की जरूरत नहीं है। और अगर अनलिस्टेड है तो डायरेक्ट 1-to-1 बाय सेल हो जाएगी, और अगर लिस्टेड है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर बेच दो। कंपनी इज नॉट बॉदर्ड, कोई भी आ जाए, कोई भी हमारी कंपनी का मेंबर बन जाए। बट प्राइवेट कंपनी में हम कहते हैं हम मेंबर उसी को बनाएंगे जिसको हम जानते हैं या जो हम जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। क्योंकि हमने नाम ही प्राइवेट कंपनी रखा था तो मतलब हम प्राइवेटली डील कर रहे हैं, प्राइवेट फंक्शन एंड प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बिजनेस है, हर कोई नहीं एंटर कर सकता। और पब्लिक कंपनी कह रही है कोई भी मेरी कंपनी का मेंबर बन जाओ, कोई भी आ जाओ, मैं सबको ऐड कर दूंगी, खुला दरबार है, लंगर है, बट रहा है, चलता रहेगा। तो ये दोनों कंपनियों में मेन फर्क है। क्लियर हुई जी बात? तो हमने ये ट्रांसफर फीचर को आज थोड़ा सा समझा। और अभी जब मैं ट्रांसफर पर आऊंगा तो आगे बहुत कुछ है, डीमेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हम सब की बात करेंगे। आज आपने अभी तक ये समझा कि एक कंपनी अपनी कैपिटल को डिवाइड करती है इन शेयर्स, या हम इसको यूनिट्स कहते हैं। किस लिए करती है? सो दैट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। हमें कैपिटल को ट्रांसफरेबल बनाने के लिए शेयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो अलॉट कर सब्सक्रिप्शन लेती है, सब्सक्रिप्शन के बाद अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के बाद ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जिसकी डेथ हो गई शेयर होल्डर की। ट्रांसफर कहां होगा? प्राइवेट कंपनी है तो म्यूचुअली बायलैटरल,
आमने सामने होंगे। पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, तो म्यूचुअली फेस टू फेस, और अगर लिस्टेड है तो एट स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। सब्सक्रिप्शन, दोबारा वापस आ रहा हूं मैं अब इन पॉइंट्स पर। आपने इतना समझा, कैपिटल ऑथोराइज होती है, उसके बाद इशू करेंगे हम। इशू किस फॉर्म में कर देंगे उसको, नंबर ऑफ शेयर से। सब्सक्रिप्शन दो तरह से होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर, और भी है राइट, बोनस, प्रेफरेंशियल इशू, ई सॉ, बहुत कुछ आएगा सेक्शन 62 जब हम करेंगे, अभी मैं उसको नहीं छेड़ना चाह रहा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से हो सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है 1 to 1, जब हम आमने सामने कर रहे हैं। और पब्लिक ऑफर आएगी तो किससे होगी, थ्रू प्रोस्पेक्टस, और सेबी लॉ भी अप्लाई हो जाता है। और अगर पब्लिक ऑफर होगी तो लिस्टिंग कंपलसरी हो जाती है। लिस्टिंग कंपलसरी। फिर अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट के बाद मेंबरशिप होगी। मेंबरशिप कब आएगी, अलॉटमेंट एंड मेंबरशिप दोनों इकट्ठे हैं। और शेयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, शेयर्स गुड्स कब बनते हैं, अलॉटमेंट के बाद। पहले तो ऑफर है, कैपिटल में सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब कंपनी अलॉट करेगी तब शेयर एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कब जनरेट होता है, कंपनी और बायर सेलर के बीच में, या सब्सक्राइबर और कंपनी के बीच में, अलॉटमेंट पर। तो कोई भी पर्सन सब्सक्राइब करते टाइम शेयर होल्डर नहीं बन रहा, वो कब बनेगा, जब उसको अलॉटमेंट होगी। हो सकता है उसने एप्लीकेशन दी हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, उसने पूरे पर्टिकुलर्स नहीं भरे, कोई भी कारण हो सकता है। और फिर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये लाइफ टाइम काम है। ये काम तो रोज रोज नहीं होने वाले, बट ये तो ऑलवेज रनिंग टाइम है, जब तक कंपनी चल रही है चलता रहेगा। शेयर होल्डर विल मे बी कमिंग, मे बी गोइंग, मे बी डाइंग, नॉमिनी आएंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। प्राइवेट कंपनी होगी तो आमने सामने शेयर डील होंगे, कंपनी से पूछ कर होंगे। पब्लिक कंपनी है तो वो अनलिस्टेड है। अगर अनलिस्टेड कौन सी कंपनी है, जिसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो वो म्यूचुअली डायरेक्टली होगा। और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज पर। और मैं यहां पर एक वर्ड और लिख देता हूं, रिस्ट्रिक्टेड। और यहां पर क्या हो गया, फ्री, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, रुको, ट्रांसफर एंड प्राइवेट कंपनी है, रिस्ट्रिक्टेड है, पूछ के करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी है तो फ्री है। और ट्रांसमिशन है तो वो तो हर कंपनी में ऑलरेडी होगा ही होगा। तो क्लियर हुई जी बात यहां तक। तो ये हमने आज ट्रांसफर की कंसेप्ट को समझी कि ट्रांसफर क्या हो रही है, शेयर क्यों बनाए जा रहे हैं। गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शेयर्स का मूवेबल गुड्स क्यों बोला गया। मूवेबल गुड्स का मतलब मूवमेंट हो रही है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। चलो, अच्छा, आपका ये केस रह गया, एक न्यू हॉराइजन का केस मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। फिर आगे अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपकी केस स्टडी ही स्टार्ट करूँगा, जो जो इन टॉपिक्स में है। अब इसमें हर टॉपिक में देखो केस स्टडी डली हुई है। मैंने अभी सैलोमन की केस भी आपको रॉ बताया था, आपको मैंने इनके साथ ब्रशअप कर दिया है। अब इन पे से किसी भी चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, ये मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये फीचर्स को पढ़ोगे। सैलोमन का केस मैंने आपको करवा दिया है, बट अब इसकी नोटिंग करवा दूंगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। ली का केस हो गया, ये हमने अभी करना है। नेक्स्ट क्लास से मैं केस ही उठाऊंगा सारे। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये केस स्टडी है, समझेंगे। होमवर्क है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, लीगल लैंग्वेज को समझो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी,
परपेचुअल सक्सेशन, इसमें प्रोफेसर एलसी ग्रोवर का केस है। सेपरेट एंटिटी में और भी केस हैं, केस स्टडी बहुत सारी डली हुई हैं और केस स्टडी ही आती हैं सारी। ट्रांसफरेबिलिटी देखो सेक्शन 44 जब हम पढ़ेंगे तो शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी बनाया, यही मैंने आपको आज समझाया। तो अब आप बुक पढ़ने बैठोगे ना, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे जब आपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट को एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ लिया। अगर मैं पहले बुक खोल के पढ़वाना शुरू कर देता तो आपको बहुत टाइम लग जाता। मैंने आपको पहली क्लास से ही बोला था कि पहले हम समझेंगे फिर रीड करेंगे, तो 2 मिनट में समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर सेक्शन 44 जब हम शेयर कैपिटल का टॉपिक आएगा तो वहां पर करेंगे, बट यहाँ पर मूवेबल गुड्स क्या हैं वो मैंने आपको आज बता दिया। जब सेक्शन 44 आएगा एक बार फिर दोबारा रिमाइंड कराऊंगा, अपने आप पक्का होता चला जाएगा। ये कैपेसिटी टू बी इशूड ये हो गया। प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, आप इनको रीड करोगे। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स इसका केस है, एक एक केस हमें करना है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन एमओए में होता है। सेपरेट मैनेजमेंट मैंने पूरी क्लास दे दी इसके ऊपर आपको कैसे काम चल रहा है। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, एग्जिस्टेंस ऑफ टर्मिनेशन। एडवांटेज जितने भी ये कंपनी के फीचर हैं सब एडवांटेज हैं। सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ये सब कंपनी के क्या हैं एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे कि ये आपको होमवर्क है, एक बार रीड करके बैठना। डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्लायंस बढ़ गई, फॉर्मेलिटीज बढ़ गई। अभी इतना पढ़ना जितना समझ आए, बाकी मैं बैठा हूं। फिर कंपनी की अदर फॉर्म्स के साथ कंपैरिजन, ये भी बहुत आसान है। देखो कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क आया, इतनी देर से मैं 3-4 क्लासों से बोल रहा हूं, अब तो आधे पॉइंट याद हो जाएंगे। जैसे आज ही बता रहा था ट्रांसफरेबिलिटी पार्टनर्स में मुश्किल है, कंपनी में ईजी है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड है। जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं वही चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, फटाफट हो जाएगा चैप्टर। ये बड़ा छोटा लगने लग जाएगा। ये मैंने सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल के डाल रखे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं ये आप करोगे। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्लास आगे फर्दर स्टार्ट करते जाएंगे। पहले इन केसेस को करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी में कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपका कंसेप्ट क्लैरिटी दी, बेस बना दिया, अब केस स्टडी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।